हेलो, नमस्ते। देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास का लेक्चर जो है हमारा, वो चल रहा है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण और उनके गुणधर्मों में आवर्तितता। देखो, हम लोग अभी तक अपने इस चैप्टर में कवर कर चुके हैं। कहां तक? जी हाँ, आयनन एंथैल्पी बिल्कुल नीट लेवल का आपको समझाया गया है। आयनन एंथैल्पी, अगर आपने इससे पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो जा करके प्ले लिस्ट में चेक करके इससे पहला लेक्चर देखिए और फिर आप इसको देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आज हम लोग जो सीखेंगे इस चैप्टर में, इससे आगे वो सीखेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बहुत अच्छा लेक्चर है ये। आप ध्यान से पढ़ें और जो आपको समझाया जा रहा है उसको समझें और उसको अपने नोटबुक में अवश्य लिखें और नोट्स बनाएं। इससे आपकी जो केमिस्ट्री है वो और इनहेंस हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले के जितने भी 2 चैप्टर्स हैं उन्हें मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है, पढ़ा दिया है। क्या करके उनको देखें और आपको अवश्य ही उसका फायदा मिलेगा और हेल्प होगा आपका। चलो, तो आज हम लोग जो है लेक्चर नंबर स्टार्ट हो रहा है हमारा, उसमें हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो लिखो हेडिंग, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, एंथैल्पी, हाँ, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। अच्छा, इस पे लब्धि ठीक तो लिखा है। लब्धि एंथैल्पी है ना। इसको बड़े प्यार से क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रो अफिनिटी, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? अगर इंग्लिश में इस टॉपिक का नाम लिया जाए तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इसको आप लोग एक नाम और दिया करते हो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमेशा कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता, आप कोई भी एक नाम से पुकार सकते हैं। दोनों टर्म आज के जमाने में तो बिल्कुल सेम है, लेकिन जब हम पहले पढ़ा करते थे अकॉर्डिंग टू ओल्ड थ्योरी, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है दोनों को मैं समझाऊंगा। देखो, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता और एंथैल्पी में थोड़ा सा अंतर है। क्या है बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या? हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इजी, ठीक है भाई। क्या होता है? किसी गैसियस परमाणु में, किसी विलगित गैस या परमाणु में 1 मोल इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा देना पड़ता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ठीक है भाई। ठीक है, लिखो, किसी विलगित गैस या परमाणु, किसी विलगित गैसीय परमाणु, गैसीय परमाणु, किसी विलगित गैसीय परमाणु, किसी विलगित गैसीय परमाणु के संयोजकता कोष, संयोजकता कोष, संयोजकता कोष, किसी विलगित गैसीय परमाणु के संयोजकता कोष
में एक मोल इलेक्ट्रॉन स्वीकारने के लिए जितनी ऊर्जा क्या होती है बताओ, निकलती है, एक मोल इलेक्ट्रॉन स्वीकारने, ऐसे लिखो इसमें, एक मोल इलेक्ट्रॉन स्वीकार सॉरी यार ये गिर गया नीचे, एक मोल इलेक्ट्रॉन स्वीकार करने के लिए जितनी ऊर्जा निर्मुक्त करनी पड़ती है। निर्मुक्त का मतलब क्या होता है? निर्मुक्त करनी पड़ती है। निर्मुक्त मतलब निकालना, निर्मुक्त करनी पड़ती है। जितनी ऊर्जा निर्मुक्त करनी पड़ती है, पकड़नी पड़ती है, उसे इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी, उसे इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी कहते हैं। क्या होता है? एक मोल, ध्यान रखना, एक मोल इलेक्ट्रॉन जो एटम अपने बाहरी कक्ष में लेगा तो अंदर इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से क्या होगा? प्रतिकर्षण। क्या होगा? तो जब इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होगा तो फिर वो ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। तो वो जो ऊर्जा निर्मुक्त होगी उस ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी। क्या कहते हैं बताओ? इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी। ठीक है ना? आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें। ठीक है भाई? ये क्या होता है? ये नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? यह लिखो, यह धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। दोनों हो सकते हैं। अब सुनो ध्यान से, धनात्मक कब होगा और ऋणात्मक कब होगा? देखो अब मेरी बात सुनना, ये धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। होता कब है? मेरे पास दो प्रकार के मान लो तत्व है। एक मेरे पास क्लोरीन है। कौन है? क्लोरीन। और एक मेरे पास सपोज करो ऑर्गन है। क्लोरीन के बाहरी कक्ष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? क्लोरीन के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्ष में। अगर इसको हम इलेक्ट्रॉन देंगे, एक सीएल एक तो लेगा, एक मोल सीएल, एक मोल इलेक्ट्रॉन लेगा। तो एक मोल के लिए परिभाषित है। यहां मैं आपको समझाने के लिए केवल एक सीएल ले रहा हूं। तो एक सीएल के अंदर आपने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन दिया। मतलब सीएल जो है इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करना चाहता है और स्वीकार करके ऋणात्मक यानी कि ऋणायन बनाना चाहता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर से स्वीकार कर लेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इसके इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति है, तो ये इलेक्ट्रॉन को आराम से ले लेगा। लेकिन ये जब इलेक्ट्रॉन को लेगा अंदर, तो जो बाहर से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये ऊर्जा को निर्मुक्त करेगा। ऊर्जा को निर्मुक्त यानी कि अंदर रिपल्सन बढ़ जाएगा। तो जब अंदर रिपल्सन बढ़ जाएगा तो उस रिपल्सन को कम करने के लिए प्रतिकर्षण बढ़ेगा। यानी कि प्रतिकर्षण को कम करने के लिए ये क्या करता है? अपनी ऊर्जा बढ़ जाता है।
प्रतिकर्षण होने से इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। तो स्थायी को बनाए रखने के लिए इसके अंदर से ऊर्जा निर्मुक्त होती है, ऊर्जा। तो ऐसे ही 1 मोल Cl का क्या होगा, ऊर्जा निर्मुक्त होगा। उस निर्मुक्त ऊर्जा यानी कि निकले हुए ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, क्या बोलते हैं। और इस केस में जो होगा लब्धि एंथैल्पी को हम लोग Eg से करते हैं रिप्रेजेंट, डेल्टा Eg/h। डेल्टा Eg ये कैसा होगा, नेगेटिव, क्या होगा, निकाल रहा है। यहां देखो ध्यान से, इसमें क्या होगा, अब इसके पास 8 पहले से ही है, 8 पहले से ही है, कितने हो गए, 7 हो गए, 8। ऑर्गन के सबसे बाहरी कक्ष संयोजकता कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पहले से है। अगर आप इसको 1 इलेक्ट्रॉन दोगे बाहर से तो लेगा, ये नहीं लेगा, क्योंकि ऑर्गन जो है वो कहता है कि मैं स्टेबल हूं, मेरे को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, मुझे मत दो, तो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। लेकिन आप चाह रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉन ले ले, जबरदस्ती जब हम इसको इलेक्ट्रॉन देंगे बाहर से तो ये लेगा नहीं, तो हमें जबरदस्ती अगर देना पड़ेगा तो हमें क्या करना होगा हमें जबरदस्ती देने के लिए ऊर्जा लगाना पड़ेगा। हम उसको ऊर्जा लगाएंगे बाहर से ऊर्जा, मतलब इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन गया, प्रतिकर्षण हुआ, ऊर्जा निर्मुक्त हुई, स्टेबल हो गया। इस वाले केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं और धक्का दे करके दे रहे हैं, तो हमें ऊर्जा लगानी पड़ रही है देने के लिए, निकाल नहीं रहा है ऊर्जा, ये हमें ऊर्जा लगानी पड़ रही है। तो जो हमें ऊर्जा लगानी पड़ रही है ना, ये ऊर्जा हमारी कौन सी होगी, धनात्मक होगी, क्या होगी, धनात्मक होगी। तो यही तो हम कह रहे हैं तुमको, यहां पर ऊर्जा क्या हो रहा है, धनात्मक होगी, यानी यहां हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और फिर यहां से क्या हो रहा है, एनर्जी भी देनी पड़ रही है कि नहीं तो यहां पर होगी क्या, धनात्मक, यहां पर क्या होगी इसीलिए कहा गया है कि अक्रिय गैस, नोबल गैसों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक होती है, क्या होती है, ठीक है ना। कॉपी करो फटाफट से इसको, पहले इसमें आप ये लिख लो, ये ना इसका तो यहां पर क्या होगा, नेगेटिव, और यहां पर डेल्टा Eg, डेल्टा Eg क्या होगा, पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। छाप लो इसको, लिखो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को डेल्टा Eg/h से निर्दिष्ट करते हैं, मतलब दर्शाते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं, निर्दिष्ट करते हैं, ठीक है ना। लिख दो फटाफट से, डेल्टा Eg होता है ये, ठीक है भाई। तो ये क्या है इसका रिप्रेजेंटेशन। अब सुनो ध्यान से, देखो हम लोग क्या लिखेंगे, SI मात्रक, SI मात्रक क्या है, किलो जूल, किलो जूल पर मोल, किलो जूल प्रति मोल, ठीक है, ये पर मोल ऐसे लिखते हैं। ये क्या है इसका, SI मात्रक, किलो जूल पर मोल, यानी कि हम इसको 1 मोल के लिए करते हैं परिभाषित, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखेंगे सब कि किलो जूल पर मोल होता है, ठीक है भाई। कॉपी करो जल्दी से, हो गया। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, परमाणु इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो वहां पर क्या बनेगा, ऋणायन, क्या बनेगा, हाँ, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाओ आयनन एंथैल्पी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, वैसे कोई अंतर नहीं है इसमें, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। एक तो होता है खुद ही लेता है, एक होता है कि ऊर्जा बाहर निकालता है। इस वाले केस में सर नेगेटिव था, ये इलेक्ट्रॉन बंधुता था, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते हैं इसको हम लोग अंग्रेजी में, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अफिनिटी। देखो मैंने अभी आपको ना एग्जाम्पल समझाया कि भाई साहब मेरे पास कौन है,
Cl कौन है? मेरे पास Cl साहब होते हैं, Cl साहब नहीं होते हैं, ठीक है ना। वहां पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं और इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ठीक है ना। जब किसी विलगित गैसीय, क्या बोला मैंने, विलगित गैसीय परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन, क्या कहा मैंने, 1 इलेक्ट्रॉन परमाणु द्वारा, लिखो है ना, परमाणु द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन स्वीकार करता है तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन व बाह्य इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण बढ़ जाता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण बढ़ जाता है, प्रतिकर्षण बढ़ जाता है, ठीक है भाई। प्रतिकर्षण क्यों बढ़ गया भाई? एक तो अंदर होगा पहले से इलेक्ट्रॉन और एक बाहर से गया, तो जो बाहर इलेक्ट्रॉन गया है वो और जो इलेक्ट्रॉन पहले से वहां पर स्थित है वो, उनके मध्य क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण। क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण। तो इस प्रतिकर्षण को कम करने के लिए ऊर्जा रिलीज करता है, ठीक है ना। तो लिखो इसमें बढ़ जाता है। तो प्रतिकर्षण को कम करने के लिए ऊर्जा निर्मुक्त करती है, करने के लिए निर्मुक्त की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और बंधुता में इतना ही फर्क है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन के लिए होता है और ये हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है ना। और लब्धि एंथैल्पी 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए होता है और वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, ठीक है ना। देखो यह सदैव कैसा होता है? यह आई थिंक आपको दिख रहा होगा, यह सदैव कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। आई होप कि आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यह हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक की बात करेंगे, ठीक है। तो लिखो हेडिंग, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। लिखो हेडिंग, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन फैक्टर कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, ठीक है। पहला फैक्टर भाई साइज, परमाणु नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, परीक्षण
प्रभाव, यही सब काम करता है, और कौन करेगा? ठीक है ना। देखो तो सबसे पहले कौन आएगा? आकार। कौन आएगा? आकार। ठीक है भाई। तो सबसे पहला जो कारक है जो करता है प्रभावित, वो कौन है? परमाणु आकार, परमाणु साइज, साइज कह लेते हैं, या फिर आकार, या फिर आकार। ठीक है ना। ये क्या हो गया? इसे एकदम से क्या हो गया भाई? इससे क्या हो गया? फिर नहीं हो रहा है भाई। चुप हो जा भाई। चल देखो, नोटिफिकेशन आता है एक साथ मोबाइल में। परमाणु का आकार या साइज क्या कहता है? एक बात में ध्यान से सुनना। एक मेरे पास छोटा परमाणु, क्या है भाई? यहां तो नाभिक होगा, इसमें क्या होगा? इसमें बीच में होगा नाभिक, ठीक है, नाभिक। अब इसके बाहर कौन है? कक्ष है, कोष है, क्या है? अब इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर से आना है, ठीक है, और एक दूसरा है जो कि बड़ा आकार में, क्या आकार में? आकार में बड़ा है, साइज में, है ना। इसमें आना है इलेक्ट्रॉन बाहर से एक, तो किस में आराम से आके बैठ जाएगा? बड़े वाले में। किसमें? आकार बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आएगा उससे प्रतिकर्षण का सामना कम करना पड़ेगा। क्या करना होगा? कम करना पड़ेगा। तो बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा, आराम से अंदर बैठ जाएगा, रह सकता है, प्रतिकर्षण कम होगा, ऊर्जा कम होगा, निर्मुक्त। ठीक है ना। और ये क्या है? छोटा है। जब छोटा आकार, जगह कम है, बाहर से आएगा, तो जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है उनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण। क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो आकार क्या हो गया? तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ना, शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है ना। आप इसको ऐसे लिखोगे, 1 बटे आकार। क्या? आकार। यानी इलेक्ट्रॉन का आकार बढ़ने पर क्या होता है? लब्धि एंथैल्पी कम होता है। परमाणु आकार में वृद्धि होने पर, वृद्धि होने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम होता है, कम होता है। ठीक है ना। कम होता है। ठीक है। क्योंकि बड़े परमाणु के अंदर, क्योंकि बड़े परमाणु के अंदर क्या होगा? आकार बड़ा है तो जगह ज्यादा होगा, प्रतिकर्षण कम होगा, ऊर्जा कम होगी। ठीक है। आकार का हो गया काम खत्म, आगे बढ़ जाओ। ठीक है। अब हमारे पास में क्या आता है इसके बाद में? प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या होगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश। दूसरा देखो, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव की हम लोग बात करेंगे ना। ये क्या होता है? सबको पता है कि जो बाहरी कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे अपनी तरफ खींच के रखता है नाभिक का आवेश, और वो जो बाहर इलेक्ट्रॉन महसूस करता है नाभिक का आवेश, उसे आप क्या कहते हो? प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब तुम बताओ कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी यानी क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन को आराम से अंदर ले लेगा, जितना ज्यादा प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा तो जो बाहर से इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको आराम से अंदर खींच लेगा। जब अंदर आराम से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा नाभिकीय आवेश, तो प्रतिकर्षण होगा? नहीं होगा, ऊर्जा कम होगा, निर्मुक्त। ठीक है ना। तो हम यहां पर यही भी कह सकते हैं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश के लिए केस में जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है वो क्या होता है? वो होता है क्या? समानुपाती होता है। किसके? प्रभावी नाभिकीय आवेश के। प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी कि जितना ज्यादा प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतना ही कम होगा।
अरे उल्टा लिख दिया हमने, ये होता है व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है ना? नहीं नहीं ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। हाँ हाँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रॉन को अगर होगा तो आराम से ले लेगा, है ना? समानुपाती होगा, आराम से लेगा ना इलेक्ट्रॉन को वो। तो जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाँ ठीक है ना, ये ठीक है, ये हमारा ठीक है। भाई जितना ज्यादा आवेश होगा इलेक्ट्रॉन को उतना ही आसानी से प्राप्त कर लेगा, है ना, गेन कर लेगा ना आराम से। तो वही हो गया क्या चीज, समानुपाती, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब इसके बाद क्या आता है, अब यहां पर देखो ध्यान से, फ्लोरीन और क्लोरीन, फ्लोरीन और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये बताओ कि दोनों में से किसकी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन बंधुता? देखो अगर ऐसे देखा जाए तो फ्लोरीन होता है ज्यादा विद्युत ऋणी, क्या होता है, तो इसकी बंधुता अच्छी होनी चाहिए, लेकिन होता Cl का है, होता यहां पर कारण क्या है, आकार का, किसका, ये लेना तो चाहता है लेकिन इसके पास आकार छोटा है, जगह कम है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर से कहां से लेगा, प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा ना। तो प्रतिकर्षण अगर बढ़ जाएगा तो यहां पर क्या होगा, कम होगा, क्या चीज, इलेक्ट्रॉन बंधुता। और यहां प्रतिकर्षण क्या होगा, फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन में कम होगा प्रतिकर्षण, क्योंकि आकार थोड़ा बड़ा है। भाई ये नीचे आता है ना, समूह में पहले ये फिर ये आता है, तो आकार बढ़ जाएगा, आकार बढ़ेगा तो जो Cl का जो होगा इलेक्ट्रॉन बंधुता वो कम होगा, क्या होगा, वो कम होगा, किससे, फ्लोरीन से ना। इस बात का हम सब ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे भी भाई इसमें, ठीक है ना लिखो, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ये तो हमारा प्रश्न हो गया, ठीक है ना। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की तुलना में, फ्लोरीन की तुलना में अधिक होता है, मतलब आसानी से ग्रहण कर लेता है, तुलना में अधिक होता है, अधिक होता है, क्योंकि क्लोरीन का आकार बड़ा होने के कारण, आकार बड़ा होने के कारण, बड़ा होने के कारण, बड़ा होने के कारण, बड़ा होने के कारण, बड़ा होने के कारण इलेक्ट्रॉनों के मध्य, इलेक्ट्रॉनों के मध्य, इलेक्ट्रॉनों के मध्य, इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण फ्लोरीन की तुलना में, फ्लोरीन की तुलना में, फ्लोरीन की तुलना में कम होता है, कम होता है, समझ में आया। फ्लोरीन का क्या होता है, ज्यादा, सॉरी कम होता है, क्योंकि वो आकार में छोटा होता है। क्लोरीन का होता है अधिक, वो आकार में बड़ा होता है, ठीक है ना, मतलब वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को स्वीकार कर लेगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। अब क्या आता है, परिरक्षण प्रभाव, क्या आता है, परिरक्षण प्रभाव, आगे बढ़ जाओ, अगला, तीन हो गए, दो हो गए, दो हो गए, तीन हो गए, तीसरा क्या है बताओ, तीसरा है परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव, इसे हम लोग कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट आप लोग पढ़ चुके हो पहले, या फिर आप कहते हो शिल्डिंग इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट। अब तुम बताओ जितना ज्यादा प्रभावी होगा परिरक्षण प्रभाव, जितना ज्यादा प्रभावी होगा उतना ही बाहरी कक्ष पे इलेक्ट्रॉन का जो आकर्षण है वो कम होगा। अब अगर आकर्षण ही कम है बाहरी इलेक्ट्रॉन पे, तो जो रोल प्ले करता है प्रभावी नाप के आवेश, सेम यहां पर वही केस बनेगा। तो आने वाले बाहरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होगा,
आकर्षण कम लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी। आपको ध्यान रखना है, हम कहते हैं कि प्रभावी परिरक्षण प्रभाव, प्रभावी परिरक्षण प्रभाव अगर हुआ, परिरक्षण प्रभाव प्रभावी अगर हुआ, तो हम कहते हैं कम यानी कि दुर्बल, कम इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और अगर अप्रभावी हो गया, क्या चीज, परिरक्षण प्रभाव क्या हो गया, अगर परिरक्षण प्रभाव अप्रभावी है तो अधिक क्या होगी, अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगा, अधिक होगा। प्रभावी अगर नहीं है सिरलिंग, मतलब अगर परिरक्षण अच्छे से नहीं हो रहा है, तो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को नाभिक की तरफ आराम से आकर्षित हो जाएगा, तो आराम से वो अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट आराम से कर लेगा तो ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन बंधुता, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कॉपी करो जल्दी से। इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, चौथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चौथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब तुम बताओ, अगर कोई कक्षक अर्धपूरित है या फिर पूर्ण पूरित है तो क्या वो लेगा इलेक्ट्रॉन, नहीं लेगा इलेक्ट्रॉन। अब अगर खुद अर्धपूरित या फिर पूर्ण पूरित है तो जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा उसको लेकर को वो अपनी स्टेबिलिटी खराब थोड़ी करेगा, अपनी स्टेबिलिटी स्थायित्व को बनाए रखेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत कम होगा, यानी इलेक्ट्रॉन अगर बाहर से आएगा तो वो लेगा नहीं, स्वीकार नहीं करेगा। अगर फिर भी उसमें देना इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती, तो आपको अलग से ऊर्जा प्रदान करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो लिखो इसमें, अर्धपूरित अथवा पूर्ण पूरित, अर्धपूरित अथवा पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले परमाणुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। इनका इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक, यानी कि ऊर्जा को ये निर्मुक्त करने के बजाय लेगा, इसलिए धनात्मक होता है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी हमारा क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, कॉपी करो जल्दी से फटाफट से। तो ये आज अपन लोग अपने इस क्लास को यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास में ये फिर से चलेगा, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। अगली क्लास में आपको समझाया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का महत्व क्या है। अगर आपके पास दो परमाणु का इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी गिवन है, दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है। और दूसरी बात, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होते हैं वो जैसे कि आयनन एंथैल्पी में था, प्रथम आयनन एंथैल्पी, द्वितीय आयनन एंथैल्पी, तृतीय आयनन एंथैल्पी, ऐसे ही
प्रथम, द्वितीय, तृतीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी होते हैं। तो प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी द्वितीय की तुलना में ज्यादा ऋणात्मक होता है, या आप ऐसा कह सकते हो कि जो द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होता है वो अधिक धनात्मक होगा प्रथम की तुलना में, जिसके बारे में मैं आपसे अगली क्लास में आपसे डिटेल में चर्चा करूंगा। ठीक है ना। हम 35 से 40 मिनट का वीडियो ही बनाते हैं, इससे ऊपर नहीं बनाते, इसलिए हमारा ये अगले लेक्चर में चलेगा। ठीक है ना। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ठीक है ना। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पिछला पढ़ते रहे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।